तो जब निर्भया का कांड हुआ था तो लोगों ने अपने हाथों में कैंडल लेकर के बड़ा बड़ा मार्च निकाला था और दिखाया था कि उस बेटी को, और नारा लगाया था कि बहन हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे कातिल ये जनता दरबार गए, मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगाए और किसी भी आला अधिकारी को ऊपर से नीचे तक इन्होंने नहीं छोड़ा। जहां ये अपनी जान की भीख जो पीड़ित है वो बिल्कुल खौफजदा है, बिल्कुल डरा हुआ है। और जो दरिंदे हैं, जो गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में, जो माफिया हैं, वो कहीं ना कहीं बेखौफ हैं, जिनको कानून का कोई डर नहीं है। लेकिन जो पीड़ित है उनको आज कानून पर भरोसा उठ गया है और भरोसा। लेकिन हम आज क्या करेंगे, कैंडल मार्च निकालने के लिए 1 रुपया बचा के रखिएगा। हो सकता है कि कल और बड़ी दरिंदगी हो उत्तर प्रदेश में, देवरिया में और इस परिवार में, और उस कैंडल को जला करके रात में जुलूस निकालिएगा जिससे पीड़िता को न्याय दिलाया। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में हैं और देवरिया जनपद में हम थोड़ा सा कैमरामैन को चाहें आप दिखाइए। ये जो है सदर हॉस्पिटल है देवरिया का, और देवरिया के इस हॉस्पिटल में हम उपस्थित हैं। और ठीक हमारे दाहिनी तरफ, मैं चाहूँगा कैमरा एक बार इधर करिए, दाहिनी तरफ बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में खड़े एक ऐसे लाचार, बेबस और असहाय व्यक्ति हमारे बगल में खड़े हैं। मैं इनको दिखा रहा हूँ और आज देवरिया में मैं उपस्थित हूँ। देवरिया की एक ऐसी घटना जो बिल्कुल सोशल मीडिया पर इतनी ज़बरदस्त तरीके से वायरल थी, जिसको देख करके हम लोग आज देवरिया में पहुंचे हैं और देवरिया ये हॉस्पिटल है। अब देवरिया में एक ऐसी घटना घटी है, अगर दिल्ली के निर्भया कांड को जोड़ करके हम अगर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूं। लेकिन निर्भया कांड से अगर जोड़ करके देखेंगे तो निर्भया कांड में ये हुआ था कि जो दरिंदे थे, दरिंदों के द्वारा उस पीड़िता को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन ठीक उसी तरह से देवरिया में आज हम उपस्थित हैं और देवरिया में ठीक उसी तरह की दरिंदगी हुई है एक महिला के साथ। लेकिन वो महिला आज जीवित है और इसी महिला हॉस्पिटल में वो भर्ती है। पीछे हमारे इमरजेंसी वार्ड है, थोड़ा सा एक बार कैमरा मैं चाहूँगा उधर दिखा दीजिए। इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ इमरजेंसी वार्ड में वो आए और अब जा करके उनको जो है इसमें शिफ्ट कराया गया है। और उस महिला का जो दर्द है वो तो हम आपको सुनाएंगे ही सुनाएंगे, लेकिन हमारे साथ उनके पति हैं जो आज न्याय की गुहार लगाते लगाते आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और स्थिति ये है कि जो अगर हम कानून की बात करें तो कानून के अंदर कहीं ना कहीं अंधापन है, और जो लोग हैं उनकी हम बात क्या करें, कहीं ना कहीं वो गूंगे हो गए हैं, उनको सुना लग रहा है कि अब वो बोल नहीं पाएंगे। इसलिए जब निर्भया कांड का हमने जिक्र किया तो जब निर्भया का कांड हुआ था तो लोगों ने अपने हाथों में कैंडल लेकर के बड़ा बड़ा मार्च निकाला था और दिखाया था कि उस बेटी को, और नारा लगाया था कि बहन हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। और तमाम ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो यहाँ के लोग हैं वो अब इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसी हत्या होगी, कब इस तरह की दरिंदगी होगी और न्याय के लिए हम इनके साथ खड़े होंगे। जब इनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे साथ उनके पति हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर सतीश कुमार सिंह नाम है मेरा। सतीश जी क्या हुआ था? सर एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम से जो मेरे परिवार वाले हैं वो हमने जो है दूसरी कास्ट में शादी करी है, मतलब मैरिज शादी करी है। जो मेरी वाइफ है वो धोबी कास्ट से बिलोंग करती हैं। अच्छा। और मैं राजपूत कास्ट से बिलोंग करता हूं। तो काफ़ी लंबे टाइम से ये था कि ये लोग चाहते थे कि मैं इनके हिसाब से शादी कर लूँ। कब शादी कब हुई थी आप? सर शादी काफ़ी साल हो गए। हमें गुड़गांव वहाँ पे हरिद्वार में करी थी। अच्छा। और हम लोग लंबे टाइम से गुड़गांव में ही रह रहे थे, तो हमें घर आने नहीं, मतलब मुझे आने दिया जाता था, मेरी वाइफ को और बेटी को आने नहीं दिया जाता था। तो सर क्या हुआ कि इसी बीच जो है मेरा छोटा भाई, और ये लोग खुद वहाँ गुड़गांव जाते थे हमेशा, मैं इन लोग को बुलाता था इलाज वगैरह कराने के लिए, वहीं पे लोग जाते थे। और जैसे मथुरा वृंदावन घूमना वगैरह हुआ तो ये लोग वहाँ पे जाते थे। इंटर कास्ट आपने मैरिज की है, ये अभी हमको जैसे पता चला कि ये पहली घटना नहीं है, चूंकि कारण है कि अब मीडिया ट्रायल चल रहा है तो पता चल रहा है कि आपके साथ है, आपकी पत्नी के साथ है, पहली घटना नहीं है, ऐसी कई बार घटनाएं हो चुकी। जी
ये सच है? हाँ बिल्कुल सर, ये सच है। एक्चुअली सर पहली घटना हुई गुड़गांव में, जहाँ पे मैंने अपने भाई को बुलाया था क्योंकि वो 12वीं फेल हो गया था। तो मैंने बोला, मेरा सब्जी का वहाँ पे बिजनेस था, तो मैंने कहा कि आएगा तो हाथ बटाएगा और चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहेंगी, सीख जाएगा। तो फिर बट सर मेरे परिवार में कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में भरी पड़ी थी कि वो छोटी जाति की है, अछूत है और ये सारी चीज़ें। तो करके वहाँ पे मेरे भाई ने जो है मेरी वाइफ का नहाते वक्त का वीडियो बनाया, उसके साथ गलत किया। तो फिर जो है सबसे पहले जब मेरी वाइफ ने मुझे बताया तो मैंने जो है सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताया कि कम से कम एट ऑफ द एंड वो लोग लेकर आएंगे, वीडियो डिलीट कराएंगे, उससे माफ़ी मंगवाएंगे तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और एट ऑफ द एंड ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर भी उसके बाद सर मेरे मम्मी पापा जो है मेरी वाइफ को ही दोष देने लगे कि उसने तुझे फंसाया रखा है, अब छोटे बेटे को फंसा रही है, सारी चीज़ें होने लगी। और फिर उसके बाद से सर हुआ ये कि मेरी वाइफ चूँकि दिल्ली की रहने वाली है, फिर उसने जो है चूँकि उसके साथ गलत हुआ था तो वो नहीं मानी और फिर उसने जाके एफआईआर कर दी, रजिस्टर्ड वहाँ पे गुड़गांव में पहली एफआईआर हुई वहाँ पे। और उसके बाद से सर क्या हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे मम्मी पापा वहाँ गुड़गांव आए, मैं काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। वहाँ पे लोग हमेशा आते जाते तो सभी लोग इनको जानते थे। मेरी वाइफ के साथ मारपीट करके वहाँ पे जो है बंटवारा कर दिया कि मेरा लड़का अब नहीं आएगा, तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा करके, और सारा वहाँ से जो मेरा सामान था वो ले आए, मेरे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें ले आए यहाँ पे। लेके आने के बाद जब सर हम लोग यहाँ, जब मुझे पता चला तो फिर मैं यहाँ पे आने लगा तो उन्होंने दबाव डालने लगे कि गुड़गांव केस तुम वापस लो करके। फिर हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे सर हम लोग फरवरी में आए। फरवरी में आकर के हमें पता था हमारे साथ कुछ अनहोनी घटना घट सकती है, तो हमने लिखित में थाने में कई बार दिया, हर जगह दिया। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको अपने घर में डर लग रहा था और आपने प्रशासन को लिखित दिया कि हमारे जान को या हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, ऐसा आपने किया था। तो हम ये कह रहे थे कि 19 तारीख को आपके ऊपर जब घटना हुई, कौन कौन लोग थे उस समय, आप थे कि नहीं थे? हाँ सर, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूँ कि हमारे साथ कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं। जब हम लोग आए यहाँ पे तो मेरे घर वालों ने जो है अछूत बताते हुए घर का सामान, जो गांव में यहाँ बेलुआर घाट मेरा गांव है, वहाँ से सारा सामान जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। घर की बिजली काट दी, पानी का टंकी तोड़ दिया, नल तोड़ दिया कि ये लोग यहाँ पे रह ना पाएँ और फिर वापस गुड़गांव भाग जाएँ करके। तो बट फिर भी सर हम लोग जैसे तैसे करके रह रहे थे और ये लोग हर जगह हमारा पीछा करते हैं। रुद्रपुर हमारा बाजार लगता है, वहाँ थे, वहाँ में मारा गया। हम एसपी साहब के पास अपनी शिकायत लेके आए थे, यहाँ पे हमें मारा गया, मेरा सर फट गया था और हमें कई बार बीच में ये लोग मार चुके हैं। इसी बीच सर 1 अप्रैल को जो है मेरी वाइफ को घर पे आकर के ही मारा था, जिसमें मेरी वाइफ 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो उनका जो है गर्भपात हो गया था, जिसकी एफआईआर भी दर्ज है, मदनपुर थाने में एफआईआर दर्ज है और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। उसको प्रॉपर्टी का मैटर बता दिया गया कि प्रॉपर्टी, जबकि सर मेरे जो पिता हैं उन्होंने कभी एक कट्ठा जमीन खरीदी नहीं। जो पैतृक प्रॉपर्टी है उसमें से 9.5 बीघा उन्होंने बेची। जब सर इतने सालों से वो बेचते आ रहे हैं, जब मैंने कभी लड़ाई नहीं करी, मैं कभी थाने नहीं गया, मैं कभी तहसील नहीं गया, तो प्रॉपर्टी का मैटर कहाँ से आ गया मुझे समझ में नहीं आया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे जो पिता हैं और मेरे चूँकि चाचा जो हैं भाजपा में हैं, तो सारी चीज़ें हैं, तो ये लोग जो है थाने के जो लोग हैं, थाने के जो दरोगा साहब हैं, जो प्रभारी हैं, वो सारे लोग जो है उनसे मिली भगत है और सारी चीज़ें ऐसी चलती गई सर। फिर दूसरी घटना घट गई, फिर तीसरी, ऐसे करते करते सर 9 घटनाएं पहले हो चुकी थी। जिसमें सर ये हमें बार बार कहा जाता था कि नहीं जी देखो क्या है कि जो है 7 साल से नीचे की सजा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और जो 316 वाली जो धारा है, जो बच्चा मारा गया, उसमें विवेचना चल रही, विवेचना 4 महीने हो गए, अभी तक विवेचना चल रही है, उसमें भी गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई। एंड देन सर उसके बाद से सर ये घटनाक्रम चलता जा रहा था और सर हमने जितने भी अधिकारी हैं, तकरीबन एसपी साहब के पास हम 6 बार आ चुके हैं, डीएम साहब के पास 6 बार आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में हम 4 बार जा चुके हैं, जो डीजीपी ऑफिस है लखनऊ में वहाँ भी हम 2 बार जा चुके हैं, आईजी ऑफिस है गोरखपुर में वहाँ भी 3 बार जा चुके हैं। बट सर प्रॉब्लम ये है कि जहाँ भी हम जाते हैं अपनी शिकायत लेकर के, वो केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि भाई आप जो है आपके थाने पे गया और आपके सीईओ के पास गया, और जब सीईओ और थाने ही जब जो है वहाँ झूठी आख्या लगा देंगे। अब जन सुनवाई ऐप है, मुख्यमंत्री पोर्टल है, वहाँ पर सर क्या होता है, मुख्यमंत्री जी डेली कहते हैं कि भाई न्यूज़पेपर में छप जाता है कि ठीक है जो है उसका निस्तारण जल्द से जल्द और उचित तरीके से किया जाए, लेकिन हकीकत बिल्कुल ही उलट है। हमने 35 बार जो है जन सुनवाई पोर्टल पे डाला है, 3-4 बार मुख्यमंत्री को हाथ में दे के आए हैं, उसके बावजूद भी क्या मिला, जो भी दरोगा साहब चाहें, बीबी राजभर सर मदनपुर के, और जो भी सीईओ जिला जी सर चाहें वो उठा के लिख देते हैं कि भाई प्रॉपर्टी, भाई ये सारी चीज़ें, वो कहानियाँ, जो सर असल हकीकत है कभी ना हमें बुलाया गया, ना कभी हमारी से पूछताछ हुई, ना हमसे हकीकत जानने की कोशिश हुई, कुछ भी नहीं जानने की कोशिश हुई।
गुड़गांव पुलिस यहाँ पे जब आई, गुड़गांव पुलिस यहाँ पे पहले आ चुकी है इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। जब आई तो पहले मदनपुर थाने में गई, मदनपुर थाने से इन लोगों ने गायब कर दिया कि भाई तुम लोग भाग जाओ, फिर गुड़गांव पुलिस यहाँ से खाली गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं सर। जब पुलिस ही उनके पक्ष में है तो मैं चाह करके भी क्या कर सकता हूँ। और ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वो क्या करते हैं, खुद जांच नहीं करवाते, किसी अच्छे अधिकारी से जांच नहीं करवाते, वो थाने पे रेफर करते हैं या फिर क्षेत्राधिकारी को। देखिए आपको मैं रोक रहा हूं और देख रहे हैं हमारे सामने जिनकी मैं बात कर रहा था, सतीश जी हैं ये, और वो ये उस पीड़िता के पति हैं जिनको मारा गया, पीटा गया और इस तरह की दरिंदगी हुई जिसको कहने में भी मुझे शर्म आती है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में एक जो है वो बम्बू टाइप का जो है उनके अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह की दरिंदगी केवल निर्भया के साथ यहाँ हुई थी दिल्ली में, और ठीक उनके आज पति हैं सतीश हमारे बीच में। हालांकि इनकी जो पत्नी है, क्या नाम है उनका, मोनिका चौहान जी जीवित हैं और इसी जो है हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं, और जिनको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी, अब मैं किसको बोलूं, ये जनता दरबार गए, मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगाए और किसी भी आला अधिकारी को ऊपर से नीचे तक इन्होंने नहीं छोड़ा जहां ये अपनी जान की भीख न मांगे हों। लेकिन आज तक इनको कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली और किसी तरह से इनको आश्वस्त नहीं किया गया कि सतीश जी आप अपने घर में या बाहर सुरक्षित हो। लेकिन अब हमारे समझ में नहीं आता है कि यहाँ चिल्ला करके मैं किसको सुनाऊं, मैं किसको बताऊं, क्योंकि ये स्थिति देख लीजिए, जो पीड़ित है वो बिल्कुल खौफजदा है, बिल्कुल डरा हुआ है, और जो दरिंदे हैं, जो गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में, जो माफिया हैं, वो कहीं ना कहीं बेखौफ हैं, जिनको कानून का कोई डर नहीं है। लेकिन जो पीड़ित है उनको आज कानून पर भरोसा उठ गया है और भरोसा नहीं है। लेकिन जो लोगों ने मारा पीटा, जिन लोगों ने दरिंदगी की आपके साथ, आपकी पत्नी के साथ, वो लोग आपके परिवार के हैं, तो क्या चाहते हैं, परिवार के लोग हैं। और दूसरी तरफ कानून है, कानून पर भरोसा भी है कि नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, अभी तो जो ये मैटर उठा है, जो इसमें सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग आए और फिर उसके बाद जो जांच शुरू हुई है, जिसमें जो है एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? सर अभी एक ही गिरफ्तारी हुई है, आज हुई है। और ये मैंने देखा सोशल मीडिया पे ही देखा मैंने कि एक गिरफ्तारी हुई है। और सर वो सिर्फ मुझे अभी भी भरोसा नहीं, क्योंकि सर देखिए सिर्फ दिखावे के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि सर सबको पता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरा चाचा कहाँ है, जिन्होंने असली जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो सारी मैटर को दबा रहे हैं, मेरे चाचा जो भाजपा के नेता हैं, तो वो कहाँ पे हैं, पापा कहाँ पे हैं, सारे लोग मामा लोग जो थे जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे रिश्तेदार जरूर हैं बट मेरे घर के नहीं है ना, मेरे रिश्तेदार हैं। तो वो सारे लोग कहाँ हैं, सारे सबको पता है। ऐसा नहीं है कि थाने में किसी को नहीं पता है, सबको पता है। लेकिन सिर्फ एक गिरफ्तारी क्यों हुई है? आज तीसरा दिन है, सिर्फ एक गिरफ्तारी क्यों हुई है? जबकि ऐसा तो है नहीं, अगर मुख्यमंत्री को आप गाली दो घंटे में पुलिस शक्तिमान बन जाती है और उठा लाती है। इतने 3 दिन बीत गए, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अच्छा, आपके साथ आखिर ये क्यों हो रहा है? केवल इंटरकास्ट मैरिज आपने कर लिया, ये हो रहा है, या कोई और भी मामला है इसमें? सर सबसे इंटरकास्ट मैरिज एक मैटर करता है। इनका ये कहना है कि वो छुआछूत, हम छोटी कास्ट की है, हमने उसके साथ नहीं रह सकते। ठीक है, नहीं रही है, बट हमें चैन से रहने दीजिए। और उसके बाद से सर मेरे भाई के ऊपर जब केस कर दिया, उसके बाद जो है ये बिल्कुल जो है पागल हो गए हैं। और ये लोग जो है, कभी एक दिन रात को बंदा हमारे यहाँ रिवॉल्वर लेके आ गया और वहाँ पे हमें गालियाँ। कौन रिवॉल्वर लेके आया? एक चंदन सिंह का नाम का बंदा था, हमारे गाँव नकेल का। मैंने कभी उसको देखा नहीं, पहचाना नहीं, क्योंकि मैं बचपन से गुड़गांव रहता था। और वो आया, गाली वाली दिया और फिर यहाँ बंदूक लेके आया था, रिवॉल्वर टाइप का था। रात को आया था वो 10 बजे, और फिर जो है उसने काफ़ी धमकाया हम लोग को, फिर चला गया। फिर हम जो है सर हमेशा मदनपुर थाने में 3-3 दिन 4-4 दिन धरना देते थे, तब जाकर के फिर इन्होंने जांच की, विवेचना की, तब जाकर के इन्होंने NCR दर्ज किया। उसके बाद भी हम कहते रह गए कि सर जो है आप जो है उसकी बंदूक जब्त कीजिए। अभी तक बंदूक जब्त नहीं हुई है। और उसके बाद घटना पे घटना, ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं। तो सर भरोसा कहाँ से रहेगा कानून पे? हमने ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं जिसके पास हम न गए हों। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कोर्ट नहीं जा सकते, वकील के पास नहीं जा सकते, क्योंकि सर आजकल दिक्कत यह है, आपको न्याय चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए। हमारे पास नहीं है पैसा, हम कहाँ जाएं?
जितने हमारी कोशिश थी, जहां हम जा सकते थे अधिकारी के पास जा कर के अपनी गुहार लगाई, जो भी अपनी प्रॉब्लम थी बताई, बट ज़्यादा जगह सुनी नहीं गई। जहां सुनी भी गई वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ झूठी दिलासा दी गई और फिर वहीं पे मदनपुर थाने में और रुद्रपुर क्षेत्राधिकारी को रेफ़र कर दिया जाता है। हमेशा वहाँ कहा जाता है कि वो जो है जाँच करेंगे, और वो क्या जाँच करते हैं भगवान ही मालिक है उसका। सिर्फ झूठी आख्या लगाई जाती है, आज तक किसी जाँच में हमें नहीं बुलाया गया। चलिए, ये देखिए सतीश सिंह जी से हम बात कर रहे थे, और चूंकि लंबी चौड़ी बात करने के जो है ये हालत में भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। एक तो इतने ज़्यादा ये दुखी है, पत्नी के साथ लगातार अटैक पर अटैक हो रहा है। इनके परिवार के ऊपर जो लोग हैं हमेशा दरिंदगी कर रहे हैं और हमेशा अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर मैं बता दूं तो उत्तर प्रदेश में एक असहाय और एक ऐसे व्यक्ति का जो भरोसा है वो उठ सा गया है। अब इनको भरोसा कानून पर नहीं है, और मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी इन्होंने गुहार लगाई थी और कोई भी उसका मतलब नहीं निकला। लेकिन अब जान लीजिएगा स्थिति यह है कि अब इनकी जिंदगी पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन हम अब क्या करेंगे, कैंडल मार्च निकालने के लिए 1 रुपया बचा के रखिएगा। हो सकता है कि कल और बड़ी दरिंदगी हो उत्तर प्रदेश में, देवरिया में, और इस परिवार में, और उस कैंडल जला करके रात में जुलूस निकालिएगा, जिससे पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। कब? जब उसके मरने के बाद, जब उसका जनाजा निकल जाएगा तो उसको न्याय मिलेगा। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है, कानून व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं खराब है। ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं होता है कानून, और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। माफियाओं और गुंडों के ऊपर लगातार बुलडोजर गरज रहे हैं, और बुलडोजर गरज रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जो गुंडे और माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कहीं भाग गए। गृह मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो दूरबीन लगा करके मंच से देखते हैं तो उनको मच्छर के साथ साथ गुंडे और माफिया भी उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई देते हैं। अब समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। और मैं साफ तौर पर चिल्ला करके ये कह सकता हूं कि असहाय व्यक्ति, ये पीड़ित व्यक्ति, कहीं ना कहीं इनकी पत्नी जिंदगी और मौत से यहाँ हॉस्पिटल में जूझ रही है, और उसके दिमाग में ये चीज जरूर होगा कि कब उसकी हत्या हो जाएगी, कब उसकी मौत होगी। लेकिन मौत का तमाशा देखने के लिए जब हम आप खड़े होंगे तो समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी उस पीड़िता से भी बात करेंगे, और बात करके हम अपने चैनल पे दिखाएंगे कि उस पीड़िता का हश्र क्या हुआ है। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।